हेलो ऑल एंड वेलकम टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल। सो आज के वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स बहुत अलग अलग टाइप के पाइथन में होते हैं, वो सारे आज हम पढ़ेंगे। उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कोड के थ्रू वो भी यहाँ पे देखेंगे, और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, लाइक ऑपरेटर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथन में। वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज डेफिनेशन। ओके, तो ऑपरेटर, तो ऑपरेटर इस वर्ड का मीनिंग ये होता है समथिंग विच ऑपरेट, एक ऐसी चीज जो कुछ ऑपरेट कर रही है, कुछ चेंज कर रही है, किसी चीज को एक्ट कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। ये सिंपल मीनिंग एनालॉजी के लिए हम समझ सकते हैं। समथिंग विच ऑपरेट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर को पाइथन के अंदर कैसे समझते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो पाइथन के अंदर ऑपरेटर की जो डेफिनेशन होती है, सिंपल डेफिनेशन जैसे हम इससे पहले भी पढ़ी है वैसे ही डेफिनेशन से यहाँ पे शुरू करेंगे। ऑपरेटर्स आर नथिंग बट सिंबल्स। ओके, यहाँ पे आप बोल सकते हो स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स और विच परफॉर्म सम एक्शन। ओके, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, हम सिंपल रखेंगे सारी चीजों को। एंड विल सी, लाइक सिंपल तरीके से जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे सारे टॉपिक, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे प्रोग्राम जो होता है, कोई भी कोड हम जब लिखते हैं तो मोस्टली जो बैकबोन होता है कोड का वो होता है लॉजिक। किसी लॉजिक के थ्रू हम कोड लिखते हैं, एक लॉजिक होता है कोड के अंदर, और ये लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए ऑपरेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं, कंपैरिजंस होती है, ये सारे ऑपरेशन जो है वो ऑपरेटर के थ्रू ही होते हैं। तो ऑपरेटर्स आर नथिंग बट सिंबल्स। अभी के लिए इतना समझते हैं कि ये सिंबल्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशंस करेंगे आपके वेरिएबल्स पे। तो यहाँ पे थोड़ा पार्ट बचा है, सिंपल स्पेशल सिंबल्स विच परफॉर्म सम एक्शंस ऑन वैल्यूज और वेरिएबल्स। ओके, मोस्टली यहाँ पे जो वैल्यूज होती है हम उनको वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं। तो वेरिएबल के ऊपर एक्शन करने वाले जो स्पेशल सिंबल्स है, उन सिंबल्स को हम कहते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे ऑपरेटर्स हम यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक और सेक्शन वाई ऑपरेटर्स, या वाई पार्ट जो रहेगा इसका वो यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेटर्स की जरूरत क्या पड़ती है, लाइक क्यों हम ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे कैलकुलेशंस ये जो पार्ट है, ये सबसे पहला पार्ट है जो आपको हेल्प करता है ऑपरेटर के थ्रू। लाइक कैलकुलेशंस अगर करनी है तो हम यहाँ पे ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। दूसरा एक ऐसा ही सिंपल बेनिफिट है, कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन भी हम ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। ओके, उसके बाद माइट बी देयर इज मिस्टेक, कंपैरिजन। ओके, ठीक है, हम स्पेलिंग मिस्टेक कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, या शॉर्टकट में लिख देते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग वैल्यूज और वेरिएबल्स। ओके, क्योंकि आप हमारा मेन गोल जो है वो ऑपरेटर्स में पढ़ने हैं। सो बेसिकली कैलकुलेट, हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं यहाँ पे, हम वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज है, ऑपरेटर्स हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब ये जो चीजें हैं ये कैसे इंप्लीमेंट होती है, ये यहाँ पे मैं देखना है कि लाइक आप वैल्यूज कंपेयर करते हो यहाँ पे, और उसके बाद आप डिसीजन भी ले सकते हो। अब एक एग्जांपल के थ्रू हमें यहाँ पे देखना है कि एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। सपोज मेरे पास यहाँ पे दो बॉक्सेस है, ये मेरा पहला बॉक्स है। ओके, लेट मी करेक्ट इट। मेरा जो पहला बॉक्स है ये वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा दूसरा बॉक्स है। ओके, ये मेरा है ए वाला बॉक्स, इसको नाम हम देंगे ए। और जो दूसरा है ये है बी। एक मेरे पास ए है और एक मेरे पास
बी है। अब दोनों के कुछ डायमेंशंस मेरे पास है, जैसे लेंथ और विड्थ। ओके। और लेट्स सी लेंथ और विड्थ छोड़ के हम डायरेक्टली एरिया कंसिडर करते हैं, जैसे जनरली हम किसी रेक्टेंगल का एरिया कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे पास एरिया दोनों का है। पहले का एरिया जो है वो है 30। ओके। इसका एरिया 30 है। और जो मेरा दूसरा बॉक्स है उसका एरिया यहाँ पे 40 है। ओके। अब साइज से भी देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज दोनों में है। नाउ अब नेक्स्ट क्या है, मुझे दोनों को कंपेयर करना है कि लाइक कौन सा एरिया बड़ा है। और उसके बाद मेरा जो डिसीजन है वो ये है कि इन दोनों में से जिस रेक्टेंगल का एरिया बड़ा होगा उस रेक्टेंगल को मुझे दो पीस में कन्वर्ट करना है। ओके। बहुत ही ज्यादा सिंपल कंडीशन है कि इन दोनों को कंपेयर करना है, और कंपेयर करके जिस रेक्टेंगल का एरिया बड़ा है दोनों में, उसके मुझे दो पार्ट बनाने हैं। तो यहां से आप देख सकते हो कि मेरे पास पहली चीज तो यह है कि कंडीशन, मुझे कंपेयर करना है दो चीजों को। तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने के बाद मुझे पता चलेगा, क्योंकि अब ये कंपेयर करने के लिए मेरे पास ऑपरेटर्स होंगे, ये स्पेशल सिंबल्स जो है वो हम यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए। उसके बाद मुझे पता चलेगा बी जो है ये बड़ा है। अब ये बी जो है इसके दो पार्ट होंगे, ये आएगा नेक्स्ट डिसीजन। अब ये डिसीजन लेने के लिए जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है, उसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है। बट अभी के लिए ये जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि ऐसी चीजें आप कर सकते हो। दूसरी चीज और एक एग्जांपल ऑपरेटर का, कि मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, लाइक इन दोनों को मुझे मिला देना है, इनकी एडिशन करनी है, और टोटल एरिया बनाना है कितना है। तो लेट्स से 40 + 30 70। ओके, मैं यहाँ पे अभी बस ये दो नंबर को कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब दो नंबर को कंसिडर कर रहा हूँ। तो 40 + 30 = 70। तो ये जो प्लस है ना, ये भी एक ऑपरेटर है। तो ऐसे जो सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे जो है, ये सारे सिंबल्स जो है, ये आपके ऑपरेटर कंसिडर होते हैं पाइथन के अंदर। और इनका मेन बेनिफिट्स होता है कि हम ऐसी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं वहाँ पे। हम डिसीजंस मेकिंग में इसकी हेल्प ले सकते हैं। मोस्टली जो लॉजिक बिल्ड करते हैं हम प्रोग्राम के थ्रू, वो उसमें ऑपरेटर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से पहले ये इरेज कर लेते हैं जो भी हमने बनाया था यहाँ पे, और वन बाय वन हमें ग्रुप्स पढ़ने हैं ऑपरेटर के। तो सबसे पहला ग्रुप है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स बना रखी है इसकी। तो जो फर्स्ट ग्रुप है यहाँ पे ऑपरेटर का, वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, ये वो ऑपरेटर है जो हमने इससे पहले भी स्कूल में पढ़े हैं। ये नए ऑपरेटर्स नहीं है। लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन हमने बहुत पहले पढ़ा है। बस वही चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे जाके हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक में मेरे जो आते हैं वो है एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस। अब ये नीचे के तीन जो है, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस, ये डिवीजन के ही पार्ट है। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो हम एग्जैक्ट नंबर के साथ वहां पे पढ़ेंगे, जब हम एक्चुअली इसको कोड पे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंबल्स भी है, प्लस, माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है स्टार, ये फॉरवर्ड स्लैश मतलब डिवीजन, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश मतलब फ्लोर डिवीजन, ये परसेंटाइल साइन मतलब रिमाइंडर। तो इसमें डिफरेंस ये आता है। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन ये तुम्हें पता है क्या होता है। डिवीजन भी हमें पता है। बट डिवीजन और फ्लोर डिवीजन का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, कि अगर आप ये डिवीजन यूज करते हो, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, तो यू विल गेट आंसर इन डेसिमल्स, लाइक फ्लोट वैल्यूज। बट इफ यू यूज फ्लोर डिवीजन लाइक डबल फॉरवर्ड स्लैश, देन विल गेट आंसर इन only integers. Your decimal point will get removed from it. So basically division and floor division, the main difference is either your results in integer or your results is in float. देन मॉड्यूलस होता है, तो मॉड्यूलस डिवीजन के बाद जो एक्स्ट्रा नंबर आपके पास बचता है वो आपको यहाँ पे मिलता है, विच इज रिमाइंडर। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हम
इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम एक्चुअली कोड के अंदर, या हमने जो भी आईडी इंस्टॉल किया है विच इज विजुअल स्टूडियो कोड. सो लेट्स मूव. Okay, so let me add the first heading here. So I can use this. Okay, so once you scroll here, you will get the option as generate, code, and markdown. So markdown is nothing but your comments. So add double hash and type the heading arithmetic operators. Okay, so once you add single hash means the top size. सबसे बड़ी साइज जो होती है वो सिंगल हैश से मिलती है. जो 2 नंबर का सब एडिंग होता है वो डबल हैश, और आप 3 हैश देके इससे कम साइज और कर सकते हैं. तो अरिथमेटिक में मेरे जो है वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड रिमाइंडर. हम वन बाय वन देखेंगे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कि हमें दो वेरिएबल्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी. दो वेरिएबल्स मुझे चाहिए यहाँ पे, और दो वेरिएबल्स हम यहाँ पे बनाएंगे. फिर दो वेरिएबल्स के बेसिस पे हम जो सारे ऑपरेटर्स हैं उनको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स क्रिएट हियर. ओके, तो मेरे पास जो दो वेरिएबल्स है वो यहाँ पे करते हैं. x इज इक्वल्स टू, लेट्स से अज्यूम एनीथिंग, कोई भी दो नंबर आप ले सकते हो. 22. y इज इक्वल्स टू 3. ओके, तो इसमें एक और चीज होती है कि अगर आप x इज इक्वल टू 22, y इज इक्वल टू 3 लिखते हो तो आपको सेल को एग्जीक्यूट करना है. जब आप कंप्लीट बिगिनर होते हो तो समटाइम्स ये चीजें हो सकती है कि लाइक आप सेल को रन नहीं करते, और देन आपको एक एरर मिलता है, नॉट डिफाइंड वाला एरर. जैसे अगर आपने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 22, y इज इक्वल टू 3, बट इसको इस सेल को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको यूज करोगे तो आपको एरर मिल सकता है. जैसे एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा z इज इक्वल्स टू 40, बट इस सेल को मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, और नेक्स्ट सेल पे जाके मैं z को रन कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ. तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, नेम z इज नॉट डिफाइंड. तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एरर को कैसे समझा जाता है. तो एरर जो है आपका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपका टाइप ऑफ एरर होता है कि ये कौन से टाइप का एरर है. ओके, तो नेम एरर इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ एरर इन पाइथन. और यहाँ पे नीचे आपका सिंगल लाइन में डिस्क्रिप्शन होता है कि एक्चुअली हुआ क्या है, आपके एरर में एक्चुअली है क्या. तो यहाँ पे एरर है नेम जेड इज नॉट डिफाइंड, मतलब आपने जेड को कॉल किया है यहाँ पे, बट इससे पहले कोड में किसी भी जगह पे जेड प्रेजेंट है ही नहीं, आपने जेड को डिफाइन किया ही नहीं है. तो जब आप इस जेड को रन करोगे पहले, और तब जाके आप इस सेल को अगर एग्जीक्यूट करते हो, तो यू विल गेट 40. तो ये भी एक बहुत छोटी चीज है, बट इफ यू आर कंप्लीट बिगिनर तो ये चीजें हो सकती है. तो ध्यान रखना है, हर सेल को आपको एग्जीक्यूट करना है. अब यहाँ पे हम जुपिटर यूज कर रहे हैं इसलिए सेल बाय सेल जाते हैं. जब आप डॉट पी वाई फाइल यूज करोगे, जैसे वीएस कोड में हम डॉट पी वाई भी आगे जाके देखने वाले हैं, तो वहां पे आपको पूरा कोड जो है वो एक ही पैराग्राफ की तरह ही हम लिखते हैं वहां पे, तो वो लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होता है देन उस केस में. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द एक्चुअल पार्ट विच आर रिमाइंडर्स. ओके, तो एडिशन ज्यादा हार्ड नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे कर सकते हो x प्लस वाई. ओके, you will directly get answer. x is equal to 22 and y is equal to 3. आपको 25 मिलेगा. अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे इससे पहले भी हमने देखे, प्रिंट के अंदर आप वेरिएबल बना सकते हो, एब्स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, एस्केप कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो टू मेक योर आउटपुट नीट एंड क्लीन. ओके, आप आपके आउटपुट को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से भी कस्टमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग एब्स्ट्रिंग, बाय यूजिंग एस्केप कैरेक्टर्स. एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसे एक वेरिएबल बना दिया हमने यहाँ पे, एडिशन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई. ये मेरा यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना है एडिशन नाम से. अब इसको मुझे प्रिंट करना है, तो हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफस्ट्रिंग, जिससे पहले भी हमने देखा था. और एफस्ट्रिंग हम कैसे लिखते हैं, एफ से शुरू होता है, एफ आपके कोट के बाहर, और कोट्स के अंदर आपको लिखना है एडिशन ऑफ करली ब्रैकेट में एक्स एंड वाई इज, फिर से एडिशन. ओके, जस्ट लाइक दैट.
सो इस तरीके से भी आप इसको प्रिंट कर सकते हो, यू विल गेट द स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको, अगर आप ऐसे लिखते हो प्रिंट एडिशन, सो यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिलेगा, बट एक नंबर मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली नीट एंड क्लीन आउटपुट मिल सकता है। तो आपका जो कोड होता है उसमें आप एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। ओके, तो एडिशन, अब ये सिंबल अगर आप बदलते हो तो आपके दूसरे ऑपरेटर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे एक्स। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एक्स माइनस वाई, तो यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ सब्सट्रैक्शन। देन आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स इंटू वाई। तो आप जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरीके से वेरिएबल बना के प्रॉपर एफ स्ट्रिंग वहां पे यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अब आते हैं। ओके, यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, ये सब्सट्रैक्शन है। ओके, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन। ओके, तो डिवीजन के अंदर आप देख सकते हैं x डिवाइडेड बाय y, सो यू विल गेट 7.3 एज एन आंसर, क्योंकि आपने 22 को डिवाइड किया है 3 से, तो ये आपका 7.3 के आसपास कुछ आंसर यहाँ पे आता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन हमें करना है वो है फ्लोर डिवीजन। तो यहाँ पे लेट्स ऐड द टाइटल एज फ्लोर डिवीजन। ओके, फ्लोर डिवीजन में डिफरेंस क्या है, ये जो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश आप यूज किया था इसकी जगह पे डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो x डबल फॉरवर्ड स्लैश y विल गेट 7। सो एज आई ऑलरेडी explained कि इफ यू यूज सिंगल फॉरवर्ड स्लैश योर आंसर विल बी इन फ्लोट फॉर्म, डेसिमल में आंसर आता है अगर आप यहाँ पे सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हो। एल्स यहाँ पे आपका इंटीजर में आता है अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हो। अब तीसरा इसमें फॉर्म क्या है, जो है मॉड्यूलस, जो मॉड भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो x परसेंटाइल y, तो यू विल गेट 1 गिवन, बिकॉज 3 into 7 आपका 21 हो जाता है। 3 into 7 आपका 21 हो जाता है, तो एक बच जाता है उसमें, तो वो आपका यहाँ पे रिमाइंडर होता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स में इससे पहले भी हमने पढ़ा है। तो ये कुछ सिंबल्स है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सिंबल्स पे ध्यान देना है बस। प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज होता है, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश, देन फ्लोर डिवीजन के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश, और रिमाइंडर के लिए आपका यहाँ पे होता है मल्टीपल, ये वाला परसेंटाइल साइन। ओके, तो ये आपका पहला ग्रुप ऑफ ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ जो ऑपरेटर है हमें पढ़ने हैं, वो है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है ये एक बार हम देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के जो हेडिंग है इसी में उसका मीनिंग आता है, व्हेन वी आर असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल। ओके, व्हेन वी आर असाइनिंग new value to the variable। okay, so basically why we use assignment operator to assign new value to the variable। okay, अब कैसे होते हैं इसकी भी अलग अलग फॉर्म है, जैसे like we have seen multiple operators in arithmetic, just like that we have multiple operators in assignment operators, and let's see how we can assign the value or the new value to the existing variable by using those assignment operator। okay, तो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर में पढ़ना है यहाँ पे, जो है आपका असाइनमेंट। तो यहाँ पे ऊपर लेके आते हैं इनको, वन बाय वन समझते हैं पहले इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट इज योर असाइन, ये ऑलरेडी हमने देखा है। जब आप वेरिएबल बनाते हो ना तो यही ऑपरेटर यूज करते हैं, इक्वल टू साइन। इससे पहले हमने देखा था x इज इक्वल टू 20, सो बेसिकली वी आर यूजिंग इक्वल टू साइन। इक्वल टू का मतलब होता है वी आर असाइनिंग दैट 20 टू द x। जस्ट लाइक दैट वी हैव सम एडवांस असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक ऐड एंड असाइन। तो आपकी x की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें नई वैल्यू कुछ ऐड कर देते हैं, उसको नई वैल्यू असाइन कर देते हैं। Then just like add, we can subtract, we can multiply, we can divide, we can floor divide, we can modular divide। Okay, so instead of focusing on theory, let's move to the practical।
हम प्रैक्टिकल में इसको और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो असाइन वाला है ये तो हमने पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज ही किया था इसको, जहाँ पे हमने वेरिएबल्स बनाए थे। वेयर आर द वेरिएबल्स? या हियर। Okay, so here we assign 22 to the x, we assign 3 to the y. This is the first assignment operator. Now next is add and assign. जैसे हमने यहाँ पे देखा था, नेक्स्ट क्या है आपका? add and assign. देन क्या है? subtract and assign, multiply and assign. तो इसको एक बार ब्रेक डाउन करते कि ये जो सिंबल होता है ये काम कैसे करता है। तो सपोज इफ आई राइट x, देन ये सिंबल एंड y। ओके, तो एक बार इस सिंबल को अगर हम ब्रेक डाउन कर लेते तो बाकी सारी चीजों में ये आसान हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है x प्लस इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब होता है x प्लस वाई। ओके, मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ। नीचे लिखते हैं इसका रिजल्ट जो है वो है, अब आपका जो नया x है वो है प्रीवियस x प्लस वाई। ऐसे इसको समझा जाता है। ओके, एक बार ब्रेक डाउन करते हैं और ये सारे ऑपरेटर के लिए फिर फॉलो होगा फॉर्मूला। जैसे मेरी एक x की वैल्यू रहेगी प्रीवियस वैल्यू, देन प्लस इज इक्वल टू वाई, मतलब मेरा जो नया x होने वाला है उसमें y ऐड होने वाला है। तो x प्लस इज इक्वल टू वाई मीन्स x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो ये फॉर्मूला क्या होता? x प्लस इज इक्वल टू वन अगर मैं कहूंगा तो नई वैल्यू होगी x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो ये वैल्यू जो है ये यहाँ पे ऐड हो रही है बिकॉज यहाँ पे प्लस का सिंबल है। अगर ये प्लस का सिंबल वैरी करता है, यहाँ पे लेट से माइनस का सिंबल होगा, तो आपका नया x जो है उससे ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन होगा। एक बार यहाँ पे ही समझ लेते हैं। तो सपोज मेरी x की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमने डिफाइन की है कि x जो है वो आपका है यहाँ पे 22, आपका जो y है वो है यहाँ पे 3। ओके, और हमने देखा कि x प्लस इज इक्वल टू वाई करने के बाद आपकी नई x की वैल्यू क्या आएगी, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ओके, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग योर न्यू x इज इक्वल्स टू प्रीवियस x 22 प्लस 3, सो योर न्यू x इज इक्वल्स टू 25। बस ये लॉजिक अगर एक बार आप समझ गए तो सारे असाइनमेंट ऑपरेटर आप आसानी से समझ सकते हो। एक बार रिवाइज करते हैं। तो जो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर था यहाँ पे वो था एड एंड असाइन। तो यहाँ पे ये सिंबल यूज होता है प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने देखा x प्लस इज इक्वल टू वाई। तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ऐसे होता है, ये वाला इसका फुल फॉर्म है। x प्लस इज इक्वल टू वाई मीन्स x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो वैसे ही जैसे ये लॉजिक काम करता है, ये सब्सट्रैक्शन के लिए भी काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करेगा, डिवाइड के लिए करेगा, फ्लोर डिवाइड के लिए करेगा और मॉड्यूलर के लिए भी करेगा। ओके, सो वी आर जस्ट assigning new values, we are just changing the existing values. Okay, so let's implement this in the code. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बस इस बॉक्स को आप ध्यान रखो। इससे भी बेटर है आप यहाँ पे y की जगह पे कोई नंबर देख लो और आसान हो जाएगा। जैसे इफ आई से x प्लस इज इक्वल टू 5, ये बेटर होगा। तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ये और बेटर है यहाँ पे समझने के लिए कि अगर मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस इक्वल टू 5, तो उसका ओरिजिनल फॉर्म ऐसा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। दैट्स इट, इतना ही होता है। और ऐसा ही ये फॉर्मूला सबके लिए काम आएगा, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस इन प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ से हम चलते हैं VS कोड में, जहाँ पे हमें लिख रहे थे
और नेक्स्ट हेडिंग जो हमें देना है वो है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, एंड as usual I will use to hash for making it subheading। तो असाइनमेंट में सबसे पहला जो इक्वल साइन है वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया। ओके, अब हम करेंगे प्लस माइनस वाला। तो x प्लस इज इक्वल्स टू वाई। तो ऑलरेडी हमने केस वहां पे सॉल्व की थी, हमारा आंसर आया था यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो आपको आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखो ये सेल रन हो चुकी है बट यू आर नॉट गेटिंग द आंसर बिकॉज वी आर अपडेटिंग एक्स। तो आपको एक्स को इंडिविजुअली प्रिंट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इसमें अगर आप अब देखोगे तो आपका एक्स जो है वो आपका बन चुका है 25। बट ओरिजिनल एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, जो पहले हमने असाइन की थी? हियर ओरिजिनल एक्स वाज 22 बट नाउ आफ्टर अपडेशन योर एक्स इज 25 क्योंकि y उसमें ऐड हो चुका है। y ऐड होने के बाद उसकी वैल्यू बन चुकी है आपकी 25। तो यहाँ से अब आपका x जो है वो 25 है अपडेटेड। अब जैसे हमने देखा भी था कि वेरिएबल्स असाइन जब हम करते हैं तो जो रीसेंट वैल्यू है वही आपका कोड यूज करता है। तो अब नेक्स्ट कोड जो मैं लिखने वाला हूँ वहां पे x मेरा 25 कंसिडर होगा, 22 कंसिडर नहीं होगा क्योंकि मेरी लेटेस्ट वैल्यू 25 है। ओके, सो नेक्स्ट है मेरा x मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सब्सट्रैक्शन लेते हैं पहले। सब्सट्रैक्शन इज इक्वल्स टू y। अब इसमें क्या होगा, मेरा जो x है उससे मेरा y माइनस हो जाएगा। और लेट्स सी योर x इज अगेन 22 क्योंकि पहले हमने y ऐड किया था, अब हमने y को सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये शॉर्ट कैसे रहेगा, ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है, इसको अगर आप कमेंट करते हो ना तो ये रहेगा x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। दैट्स इट। x माइनस इज इक्वल टू y मीन्स न्यू x इज इक्वल टू x माइनस वाई। जैसे यहाँ पे एडिशन है वैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है। देन यहाँ पे और एक है x मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू वाई। ये कैसे आएगा, योर न्यू x मतलब जो भी आपका एग्जिस्टिंग x है उसी को हम चेंज कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू x इनटू y। अपडेट। अब आपका x क्या था लेटेस्ट 22, तो अभी आपका x जो है वो बनेगा 66 बिकॉज 22 इंटू थ्री की y की वैल्यू 3 है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, वैसे ही यहाँ पे डिवीजन करना है। x डिवाइड इज इक्वल्स टू y। अपडेट, एंड नाउ योर x इज इक्वल टू 22 अगेन। ओके, देन उसके बाद x फ्लोर डिवीजन, यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंबल डिवाइड इक्वल टू के बाद फ्लोर डिवीजन एंड इक्वल टू। ओके, बट ऑलवेज ध्यान रखना कि आपकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके x की रिसेंट वैल्यू क्या है, वो है 22। तो यहाँ से इज इक्वल्स टू y। तो लेट्स सी आंसर क्या है मेरा। तो मेरा आंसर है यहाँ पे 7। ओके, बिकॉज x को मैंने फ्लोर डिवाइड कर दिया और फ्लोर डिवीजन के बाद मेरा यहाँ पे ये आंसर आ चुका है 7। ओके, और उसके बाद जो मेरा आखिरी, अब मेरी x की वैल्यू जो है वो है 7। ओके, और लास्ट जो है वैसे ही हम रिमाइंडर के लिए भी कर सकते हैं, x रिमाइंडर इज इक्वल्स टू y। ओके, तो एक बार बस चेक कर लेते इसको रन करके आंसर क्या आएगा आपका। तो नाउ योर x इज 1 बिकॉज अभी 7 आपकी वैल्यू है और 3 आपका y है। तो 3 इंटू टू इज इक्वल टू 6, एक आपका बचा है वो आपको आंसर में यहाँ पे मिल गया। सो दीज आर ऑल योर assignment operators. Okay. So till then, we have seen two type of operators. One is arithmetic and another is assignment. So let's start with the third group of operator, which is your membership. So I have already created all the groups, but I am taking one by one here. So your third group is membership operator. Okay. So these are the simplest form of operator, and these operators are used to check whether a particular element
इज एन पार्ट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप और नॉट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक कलेक्शन है यहाँ पे, ओके, और इसके अंदर कुछ सर्कल्स है लाइक दैट, ओके। और मुझे चेक करना है कि मेरा एक नया सर्कल यहाँ पे आया है, ये वाला ग्रीन। ये ग्रीन वाला जो सर्कल है मेरा, क्या ये इस ग्रुप का पार्ट है या नहीं। तो अगर मैं कहता हूं कि ये, मैं क्वेश्चन करूंगा कि ये जो ग्रीन सर्कल है, ये इस वाले कलेक्शन का पार्ट है या नहीं, तो आइदर योर आंसर इज ट्रू और फॉल्स। तो आंसर आपका यस हो सकता है या नो हो सकता है। बस यही मकसद होता है मेंबरशिप ऑपरेटर का, टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, द गिवन एलिमेंट, जो भी हम चेक करना चाहते हैं वो आपके कलेक्शन का पार्ट है या नहीं। अब कलेक्शन ये टॉपिक जो है, ये आगे जाके हम जब हम पढ़ेंगे, जैसे जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिस्ट, ट्यूपल्स, तो जब हम पढ़ेंगे तब जाके मेंबरशिप ऑपरेटर हम इजीली समझ सकते हैं। बट यहाँ तक हमने जो चीज पढ़ी है वो है स्ट्रिंग। तो हम इसको स्ट्रिंग पे चेक करेंगे, एक मल्टी लाइन या मल्टीपल कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग बनाएंगे और उसके ऊपर हम चेक करेंगे। बट मेन जो गोल है मेंबरशिप ऑपरेटर का वो यही है, टू चेक वेदर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस और नॉट। तो दो ही ऑप्शंस आते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, और दो ही मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन और नॉट इन, ओके। तो इन का अपोजिट नॉट इन होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। सो लेट मी ऐड द हेडिंग फर्स्ट, मेंबरशिप ऑपरेटर, ओके। इट्स एन सब हेडिंग एक्चुअली, सो लेट मी ऐड टू हैश, ओके। तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। आई विल use the variable as str1, and this is membership ऑपरेटर, ओके। मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई, रन कर दिया, वेरिएबल मेरा सेव हो गया str1, ओके। इफ यू चेक टाइप, वी ऑलरेडी सीन दिस पार्ट, टाइप ऑफ str1, तो विल गेट स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से आपके, इन है और नॉट इन है। तो मुझे क्या करना है, एक वर्ड है मेरे पास जिसको मैं नाम देता हूं सैंपल। सैंपल इज इक्वल टू दिस, ओके। एक नया वेरिएबल मैंने बनाया, सैंपल इज इक्वल टू दिस। और मुझे चेक करना है ये सैंपल जो है ये मेरी स्ट्रिंग में है या नहीं। तो कैसे लिखना है, सैंपल इन str1, ओके। और एग्जीक्यूट करना है, तो योर आंसर इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या है कि दिस, ये जो वर्ड है, ये आपकी मेन स्ट्रिंग में है, ओके। उसके बाद इसके अपोजिट, सैंपल नॉट इन str1, आपका आंसर आएगा फॉल्स। अब मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन किया था वो ये था, मैं बोल रहा हूँ कि सैंपल मेरा str1 में है, तो आंसर क्या आया, ट्रू। नेक्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ सैंपल मेरा str1 में नहीं है, तो उसका आंसर आया फॉल्स, ओके। क्योंकि वो है इसलिए वहां पे आपको फॉल्स आंसर मिल रहा है, ओके। तो इस टाइप से आप यहाँ पे ये मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं। तो आगे जाके जैसे हम कलेक्शंस पढ़ेंगे, तो वो टाइम पे और हम इनको रिवाइज कर लेंगे वहां पे, ओके। तो बेसिकली ये यूज होते हैं टू चेक द अटेंडेंस और प्रेजेंस ऑफ योर गिवन एलिमेंट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो है आपके ऑपरेटर्स की, वो है यहाँ पे, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट इज कंपैरिजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर टाइप, ओके। इन सब में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड कंपैरिजन। तो जब हम ऑपरेटर की इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे वो टाइम पे भी हमने देखा था कि लाइक कंपेयर करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, जिसमें लेस देन,
ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये मोस्टली यूज होते हैं। तो यहां से कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके पास 6 ऑपरेटर्स रहेंगे। पहला है इक्वल टू। अब आप देखो पाइथन में इक्वल टू को लिखने के लिए डबल इक्वल टू लिखना पड़ता है, क्योंकि सिंगल इक्वल टू ऑलरेडी असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका। ओके, इसलिए यहाँ पे डबल इक्वल टू इज इक्वल टू, मतलब अगर आपको दिखाना है कि ये और ये इक्वल है, तो मुझे डबल इक्वल साइन यूज करना पड़ता है। सिंगल इक्वल नहीं चलेगा। अगर आप सिंगल इक्वल करेंगे तो उसका मतलब होगा कि वी आर असाइनिंग दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, बट if I have to check whether this value and this value are same, then I have to use multiple, means two, not multiple, two equal signs. Okay, तो जैसे इक्वल टू होता है वैसे नॉट इक्वल टू भी होता है, जैसे हमने मेंबरशिप में देखा इन और नॉट इन। जस्ट लाइक दैट वी हैव ग्रेटर देन एंड वी हैव लेस देन, एंड लेस देन ग्रेटर देन के साथ साथ उनके ही वेरिएंट्स होते हैं, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोनों को। ओके, पहले दो दो ग्रुप्स है आप एक्चुअली, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो दो दो के जो ग्रुप्स है उनको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो लेट मी ओपन एंड एट द हेडिंग मार्क डाउन डबल हैश membership, sorry, not membership, these are comparison. सो सबसे पहले इक्वल टू देखते हैं। और एक चीज जो प्रॉपर्टीज है कंपैरिजन ऑपरेटर की, वो ये है कि कंपैरिजन ऑपरेटर का जो आउटपुट है वो ऑलवेज बुलियन फॉर्म में रहेगा, मीन्स आइदर ट्रू और फॉल्स, जस्ट लाइक मेंबरशिप। जैसे हमने यहाँ पे देखा था मेंबरशिप ऑपरेटर आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ना, ये सारे ये भी आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देंगे। और ये आंसर आपको बाद में हेल्प होती है टू डिसाइड समथिंग, कि अगर मैं कहता हूँ ये वैल्यू इससे बड़ी है तो मुझे क्या करना है। अगर ऐसा टाइप ऑफ डिसीजन अगर लेना है तो उस केस में कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर वेरी यूजफुल। ओके, उस केस में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं आपके कंपैरिजन। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, 1, और वाई की वैल्यू क्या है आपकी, 3। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हम फिर से असाइन कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे वेरिएबल अपडेट हो चुके हैं। तो x इज इक्वल्स टू 20 मेरी नई वैल्यू है x की। y की जो रिसेंट वैल्यू अभी आएगी वो है 30, और z की वैल्यू जो है वो है 50। तो मेरे पास तीन वेरिएबल्स है, तीनों को रन करना है मुझे, एल्स दिस वैल्यू विल नॉट स्टोर्ड इन द सिस्टम। ओके, तो मेरे पास तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, 20, 30 एंड 50। अब सबसे पहला ऑपरेटर है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है क्या दो वैल्यूज सेम है, x इज इक्वल टू वाई, वी आर चेकिंग। पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब होता है क्या x और y सेम है। इफ यू एग्जीक्यूट विल गेट द आंसर एज फॉल्स, बिकॉज बिकॉज x 20 है, y 30 है, ये दोनों सेम नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ इक्वल टू, इफ वी यूज नॉट इक्वल टू, सो लेट्स से x not equal to y, so your answer will be true because x और y सेम नहीं है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट ये सिंबल्स पे ध्यान देना है हमें। ट्रू फॉल्स का जो रोल होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। पहली कंडीशन में हमने देखा x और y, चलो इसको और सिंपल तरीके से देखते हैं। यहाँ पे लेट्स इंसर्ट इट, ये दोनों कंडीशंस को देखते हैं आप। Hmm, something is happening here, might be malfunctioning, screen clipping, now working. Okay, so let's simplify। ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू एक बार अगर क्लियर हो जाए तो बाकी सारे भी फिर आराम से समझ सकते हैं। सो इन फर्स्ट केस, पहली केस में हमारा आंसर क्या है यहाँ पे,
जो पहली कंडीशन है वहां पे हमने देखा मेरा आंसर जो है वो फॉल्स है। ओके, फॉल्स क्यों आया? बिकॉज मेरा एक्स का वैल्यू जो था, मेरा एक्स जो था वो था 20। ओके, इसीलिए ओके, देन मेरा y जो था यहाँ पे वो था 30। तो x 20 है, y 30 है, और मैं पूछ रहा हूँ क्या ये दोनों सेम है? तो डेफिनेटली एक 20 एक 30 सेम नहीं है, इसीलिए योर आंसर इज यहाँ, योर आंसर इज फॉल्स। बट यहाँ पे मैंने पूछा ही ऐसा है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो मैंने मैंने खुद बोला है x इज नॉट इक्वल टू वाई, तब जाके मुझे प्रोग्राम बोल रहा है कि सच है, x और y सेम नहीं है। बस इस तरीके से इसको समझना है कि ट्रू का सिग्निफिकेंस क्या है और फॉल्स का सिग्निफिकेंस क्या है। इफ यू अंडरस्टैंड those comparisons properly, then it will be very easy in future sessions. Okay, so now let's remove from here and let's continue this part in VS Code. Okay, वैसे ही हमारे लेस देन ग्रेटर देन होते हैं। तो लेस देन मतलब छोटा, ग्रेटर देन मतलब बड़ा। ओके, तो x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे? योर आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे x, ये जो सिंबल होता है ये इसको कहते हैं ग्रेटर देन। इसका मतलब होता है कि जो मेरा लेफ्ट वाला है वो राइट वाले से बड़ा है। मेरा लेफ्ट में क्या है? x, x y से बड़ा है, बट एक्चुअल में वो नहीं है। बिकॉज x इज इक्वल टू 20, जो छोटा है, y इज इक्वल टू 30, तो 30 बड़ा है। बट यहाँ पे ये ग्रेटर देन की जगह पे अगर हम लिखते हैं x इज लेस देन y, मतलब ये जो मेरा लेफ्ट वाला है, अभी सिंबल चेंज हो गया ना, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से एक्चुअली एक शॉर्टकट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, इसकी जो फेस होती है, जो ओपनिंग होती है ना, वो साइड से आप देख सकते हैं वो बड़ा होता है, उसको हम बड़ा बोल रहे हैं। तो पहली केस में जिसको ग्रेटर देन बोल रहे थे, उस टाइम पे इस ये जो सिंबल है इसका ओपनिंग इस साइड में था, तो हम बोल रहे थे कि ये ओपनिंग वाला नंबर बड़ा है क्या, एक्स। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि वो नहीं है। बट अभी हम उल्टा कर रहे हैं उस सिंबल को, और अभी इस सिंबल की ओपनिंग मेरी वाई की साइड में है। मेरा आंसर ट्रू आना चाहिए क्योंकि वाई बड़ा है, बट इसको एक्चुअली हम पढ़ते हैं लेस देन। तो ये जो सिंबल्स है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये सिंबल ग्रेटर देन का है, ये मेरा लेस देन का है। बट समझने के लिए एंगल की ओपनिंग जिस साइड में होती है उसको हम बड़ा कंसिडर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगेन एक बार हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेक्निक अगर हम यूज करते हैं ना, ये कभी कंफ्यूज ही नहीं होगा फिर से। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं, पहला जो है ये सिंबल मेरा ग्रेटर देन का है, और ये जो मेरा सिंबल है यहाँ पे, इस सिंबल की ओपनिंग इस साइड में है। तो इसको हम कर रहे हैं कि क्या मेरा ये बड़ा है क्या। एक्चुअली सिंबल इज ग्रेटर देन का सिंबल, और ये हम कंसिडर करें कि ये जो है ये बड़ा है। सिंबल की ओपनिंग वाला पार्ट को बड़ा हम बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में नहीं है, इसलिए फॉल्स आ रहा है। बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा सिंबल चेंज कर दिया और इसकी ओपनिंग इस साइड में हो रही है। अब हम बोल रहे हैं कि मेरी ओपनिंग सिंबल की ये साइड में, मतलब ये बड़ा है, बट ये ट्रूली है, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रू आ गया। तो आप आपका खुद का भी कोई मेथड बना सकते हो इसके लिए समझने के लिए। ये तो मैं टेक्निक यूज करता हूँ जो मैंने आपको बताया। बट या तो फिर डायरेक्टली आप समझ, सिंबल भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, डायरेक्टली इसको समझ भी सकते हो कि ऐसे ही है, लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल ऐसे ही होते हैं। अब ये मैंने एक एनालॉजी आपको बताया कि जो ओपनिंग होती है सिंबल की, उसके थ्रू भी आप समझ सकते हो। चाहे तो आप अलग अलग खुद की टेक्निक भी आपकी डेवलप कर सकते हो उसके लिए। ओके, सो नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग। तो आपके रिमेनिंग कौन से है यहाँ पे? अब लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, अब इनके वेरिएंट्स है लेस देन, इक्वल टू। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। मतलब हम कह रहे हैं क्या मेरा एक्स वाई से बड़ा है, पहली कंडीशन। तो एक्चुअली नहीं है। क्या मेरा एक्स वाई के बराबर है? बड़ा है तो भी चलेगा,
नहीं तो बराबर है तो भी चलेगा। इसमें बस एक नंबर ऐड हो रहा है, जो है मेरा ओरिजिनल नंबर। तो मेरा एक्स वाई के बराबर भी नहीं है, मतलब आपका वाई कितना था एक्चुअली, 30। अगर आपका एक्स 30 होता ना, तो भी चल जाता है यहाँ पे। और अगर आप ग्रेटर देन यूज करते हो तो वो डायरेक्टली 31 होना चाहिए होता है। ओके, ये भी एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं। जैसे सपोज मेरा एक्स का वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल्स टू 20, वाई की वैल्यू है यहाँ पे 20। तो इसमें एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर आप करोगे इस केस में एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ऐसा ऐसा अगर आप लिखते हो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई, तो आपका जो आंसर है वो आएगा फॉल्स। क्योंकि आपका y जो है, जो x जो है ना, वो y से बड़ा नहीं है। बट अगर आप ये दूसरा सिंबल यहाँ पे लिख सकते हो ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, देन यू विल गेट ट्रू। बिकॉज वो बड़ा नहीं है बट इक्वल टू तो है, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20, वो दोनों सेम है। तो आइदर वो बड़ा हो सकता है। अगर मैं ये वाला फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, हार्ड कंडीशन है। ये इस कंडीशन में x आपका y से बड़ा होगा तभी ये ट्रू आएगा। बट इसमें आपका बड़ा है तो भी चलेगा, और अगर इक्वल है तो भी चलेगा। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे एक बार इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सपोज मेरा x क्या है, पहले से 20 है, अब मैं y की वैल्यू अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे, और y को भी हम 20 कर लेते हैं। ओके, अब मेरी दोनों वैल्यूज जो है x इज इक्वल टू 20 है, y इज इक्वल टू 20 है। तो x इज ग्रेटर देन y। लुक, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20। तो जब आपने बोला x y से बड़ा है तो फॉल्स आया, क्योंकि x y से बड़ा नहीं है। बट अगर आप ऐसा करते हो ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, मतलब मेरा x क्या y से बड़ा है या y के बराबर है, तो योर आंसर इज ट्रू। ओके, तो ये कंपैरिजन करने के लिए यूज होते हैं। एंड सिमिलरली ये फॉर्मूला लेस देन इक्वल टू के लिए भी होता है। तो अब मेरे रिसेंट वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू 50। तो मेरा x इज लेस देन y डेफिनेटली फॉल्स आएगा, क्योंकि x y से छोटा नहीं है, वो दोनों इक्वल है। बट अगर आप करते हो x लेस देन इक्वल टू y, तो डेफिनेटली ट्रू आएगा, क्योंकि छोटा तो नहीं है x आपके y से बट इक्वल है, दोनों सेम रखे हमने अभी। तो इस टाइप से ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके प्रोग्राम में टाइप ऑफ कैलकुलेशंस होती है, लाइक लेस देन ग्रेटर देन, या इस लेस देन ग्रेटर देन के ऊपर आपका डिसीजन पेंडिंग होता है, तो उस केस में इनकी समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और जैसे हमने देखा, छह ही है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और एक दूसरे के अपोजिट है। इक्वल टू के अपोजिट नॉट इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन के अपोजिट लेस देन आएगा। और ग्रेटर देन लेस देन अगर आप समझ गए तो ग्रेटर और इक्वल वाला भी इजीली समझ जाते हैं। उसमें बस एक नंबर जो इक्वल है वो उसमें ऐड हो जाता है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। ओके, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देते हैं, ले सकते हैं यहाँ पे। सपोज मेरे पास एक एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया है। ओके, ये एग्जांपल के बाद आप कभी भूलोगे नहीं कि इक्वल, ग्रेटर देन और ये क्या है। ओके, पास क्राइटेरिया है 50 मार्क्स। एक कोई भी रैंडम एग्जाम है जिसमें पास होने के लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो है यहाँ पे 50 मार्क का। बट 50 जिसको आएंगे वो भी पास है। ओके, मतलब 50 मार्क्स का पासिंग क्राइटेरिया है, तो 50 जिसको आते हैं वो भी पास होगा, और उसके ऊपर के सारे आएंगे। तो यहाँ पे आप देखो, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 मार्क्स, और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट नेम और यहाँ पे मार्क्स। ओके। अब मेरा स्टूडेंट वन जो है, ए उसका नाम है, उसके मार्क्स है मेरे 50। ओके। दूसरा स्टूडेंट है बी, उसके मार्क्स है 51। मेरा सी स्टूडेंट है, उसके मार्क्स है 45। अब यहां से हम देख सकते हैं कि मेरा क्राइटेरिया जो है वो है 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स वाला भी उसमें पास है। तो ये जो है, इसको अगर आप प्रोग्राम में लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा व्हेन मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। ओके। देन इज इक्वल टू पास। ओके, ये कंडीशन यहाँ पे आती है। अब बस ये ऊपर वाला जो सेक्शन था उसी को हमने जो पढ़ा ऑपरेटर उसमें लिखा है कि अगर मार्क्स जो है स्टूडेंट के वो 50 या उसके ऊपर है तो उसको पास लिखना है। तो इस कंडीशन के थ्रू अभी मुझे ट्रू फॉल्स रिजल्ट मिलेंगे। तो ये 50 वाला जो है, इसका रिजल्ट आएगा ये वाला, इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि ये पास हो गया। 50 है, उसके ऊपर चाहिए या 50 चाहिए, ये वाला फॉल्स हो गया। बट ये वाला, ये मेरा जो क्राइटेरिया है 50 का, ये क्राइटेरिया का जो बेस लाइन है वो भी मैच नहीं कर पा रहा है। तो इन दैट केस ये आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से फॉल्स लिख दिया, ट्रू। और यहाँ पे आएगा मेरा फॉल्स। दैट्स इट। ओके। सो ये कंडीशन होती है ग्रेटर देन इक्वल टू की। इस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। आगे जाके ये सेम एग्जांपल हम कंडीशनल स्टेटमेंट में भी लेंगे, तब जाके और ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ओके। नाउ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स देखेंगे, लास्ट वाला, बट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज लॉजिकल ऑपरेटर। ये एक अलग ही कैटेगरी है। इसको यहाँ पे ही रखते हैं, थोड़ा सा इसका थेरी में पढ़ना पड़ेगा पहले। लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके। सो लेट्स सी कि लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ये थोड़े डिफरेंट होते हैं as compared to the all other operators which we have learned so far. But what is the main difference between other operators or the other kind of operators and this which is logical operator? और एक चीज होती है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ये पाइथन के लिए लिमिटेड नहीं है। तो ये आपके जो बाकी एरियाज होते हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो डेटा एनालिटिक्स में भी समहाउ ये यूज होते हैं। एसक्यूएल के अंदर भी आप इन्हें यूज करते हो, और पावर बीआई जो है उसमें भी ये यूज होते हैं। तो समझ लो कि ये फ्लो, आपके प्रोग्राम का जो फ्लो है वो कंट्रोल करते हैं। पहले इन थ्योरी पढ़ेंगे, देन विल इम्प्लीमेंट। तो यहाँ से सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है। तो लॉजिकल ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो मल्टीपल कंडीशंस की बेसिस पे डिसीजन डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लिखेंगे पहले, लॉजिकल ऑपरेटर हेल्प्स यू टू डिसाइड, और आपका प्रोग्राम डिसाइड करता है बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। ओके। ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है जिसकी बेसिस पे आप समझ सकते हो इन सबको। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं प्रोग्राम को, और हम खुद को कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे टू डिसाइड और टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन। अब यहाँ पे इससे पहले हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर, हम दो नंबर को लेके कंपेयर कर रहे थे एक्स एंड वाई को। बट अगर मुझे एक ही टाइम पे एक्स और वाई को कंपेयर करना है और एक्स और जेड को कंपेयर करना है, तो उस केस में जब मेरी कंडीशंस एक से ज्यादा है तो मैं प्रेफर करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर को। अब लॉजिकल ऑपरेटर में ये तीन होते हैं,
एंड और नॉट। तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट ये एंड और ही है। बट जैसे कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स जो था, जब आपके पास दो ही नंबर्स थे तब ट्रू और फॉल्स डिसाइड करना बहुत सिंपल होता है। जैसे जैसे हमने ग्रेटर देन लेस देन वाला एग्जांपल लिया था। यहाँ पे लिख देते हैं, मेरी x की वैल्यू जो है वो है यहाँ पे 20, y की वैल्यू जो है वो है 30, और z की वैल्यू जो है वो है 10। अब मेरे पास तीन नंबर है, और इससे पहले हमने देखा था कि आपका x, पहली कंडीशन हमने ऐड की थी यहाँ पे। सपोज अगर हम यहाँ पे करते हैं x इज ग्रेटर देन y, ओके, ये ऑलरेडी हमने ग्रेटर देन में पढ़ा। अब इस केस में आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? क्या मेरा x y से बड़ा है? नहीं है। ओके, तो फॉल्स। ओके, दूसरी केस है x इज ग्रेटर देन z। ओके, तो आंसर आएगा 2, बिकॉज z की वैल्यू 10 है यहाँ पे और x आपका 20 है जो एक्चुअली बड़ा है। ओके, अब इस केस में क्या होता है कि अगर व्हाट इफ आई हैव टू कंबाइन बोथ कंडीशन इन अ सेम लाइन, और एक ही फ्लो में मुझे इन दोनों कंडीशंस को भी कंसिडर करना है, क्योंकि ये तो अलग अलग हो गई। अगर आप ग्रेटर देन यूज करते हो, लेस देन यूज करते हो, तो ये सिंगल सिंगल कंडीशंस हो गई, इंडिविजुअल कंडीशंस हो गई। बट ऐसी कंडीशंस x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z, दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना है एक ही लाइन में, एक ही पर्टिकुलर डिसीजन के लिए, तो उस केस में मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स हेल्प्स करते हैं। जैसे एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, वो मार्क्स का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं फिर से। अगर आपके पास तीन सब्जेक्ट हैं और आपके मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, वो एग्जांपल यहाँ पे नहीं चलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मेरा x y से बड़ा है और मेरा z भी y से बड़ा है। ओके, लेट मी चेक द एग्जांपल। I got very good example here to compare both operators, like the comparison operator also and logical operator also. So let's understand the example. Suppose I have one condition, that again the same condition. Where is that marks passing criteria? Okay, I will use the same example here. Okay, passing criteria is 50, but okay, now instead of passing, just for some time forget this criteria and use the another criteria as total mark। हमारा जो नया क्राइटेरिया है वो है टोटल मार्क्स अगर 100 से ज्यादा है। टोटल मार्क आपके 100 से ज्यादा है तो आपका रिजल्ट यहाँ पे है पास। ओके, ये मेरा क्राइटेरिया है। अब डेफिनेटली एक स्टूडेंट है और दो सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट वन में उसके मार्क्स आए हैं 60, और सब्जेक्ट टू में उसके मार्क आए हैं 41। सब्जेक्ट, ओके। अब ये जो कंडीशन है, ये जो यहाँ पे हमने कंडीशन बनाई है, इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो हमारी टोटल जो है वो आ रही है 101। ओके, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट पास है। जैसे 60 प्लस 41। ओके, 60 प्लस 41
इज इक्वल्स टू 101। ओके, मेरा यहाँ पे टोटल आ चुका है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि और एक कंडीशन है कि इंडिविजुअल मार्क्स जो है इस सब्जेक्ट के, वो है 50। अब यहाँ पे आप देखो, अगर ये वाला क्राइटेरिया आप इम्प्लीमेंट करते हो इसमें, तो अब ये स्टूडेंट पास नहीं है। अब ये स्टूडेंट, अगर हम, हमारा क्राइटेरिया क्या है कि टोटल मार्क्स आपके जो है वो 100 होने चाहिए, उस केस में ये स्टूडेंट पास हो गया। बट अब मेरे पास एक कंडीशन नहीं है, उसके टोटल मार्क्स तो 100 होने ही चाहिए, बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स भी उसके 50 होने चाहिए मिनिमम, एटलीस्ट, एटलीस्ट 50 होने चाहिए। तो उस केस में अब मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि मुझे कंडीशन ज्यादा ऐड करनी है। तो अब मैं कैसे लिखूंगा कि अब मेरी कंडीशन बढ़ गई है, सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड सब्जेक्ट 2, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और थोड़ा, और फुल फॉर्म लेते हैं, सब्जेक्ट 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड सब्जेक्ट 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, ये कंडीशन हमने ऐड कर दी है, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, तब जाके आपका रिजल्ट है यहाँ पे पास। बट कुड यू सी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, डिपेंडेंसी हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसी है, कि लेट से मेरी पहली वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, तो दूसरी वाली कंडीशन मेरी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को 50 मार्क्स आते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट में भी 50 आते हैं, तो मिनिमम 50-50 मिला के 100 हो जाएगा, और मेरा यहाँ पे ये स्टूडेंट पास हो जाएगा। अब बस मुझे यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना पड़ेगा, जो कि पहले ही लिखना चाहिए था हमें। सो नाउ कुड यू सी, जब मुझे कंडीशन ज्यादा यूज करनी होती है, ये भी एक कंडीशन है और ये दूसरी है, तो उस केस में एंड यूज किया जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब भी वही है कि जब मल्टीपल कंडीशन वेरीफाई करनी होती है, तब हम इसको यूज करते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है कि व्हाट इफ बोथ कंडीशंस आर नॉट सेम। हाँ, दोनों कंडीशन ट्रू है तो सिनेरियो अलग होगा, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो सिनेरियो अलग होगा। बट व्हाट इफ माय फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये मेरा ट्रू है, ये फॉल्स है, तो उस केस में सिनेरियो चेंज हो जाएगा। या फिर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो उस केस में हमें कुछ रूल्स होते हैं जो समझने होते हैं। तो एंड के कुछ रूल्स है, और के कुछ रूल्स है। अब यहाँ पे हम समझते हैं एंड और के रूल्स क्या है, और फिर जो हमारा डिसीजन होता है, उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं हमें एंड यूज करना है या और यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एंड का टेबल बनाता हूँ। ओके, तो एंड का जो मेरा टेबल रहेगा यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब लेट्स दो ही एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, दो ही। ओके, दो कंडीशन से, दो कंडीशन को कंपेयर करेंगे। मेरी पहली कंडीशन जो है वो है ट्रू। ओके, तो लेट्स से हेडिंग देते हैं यहाँ पे कंडीशन 1। कंडीशन 1, कंडीशन 2, और यहाँ पे रिजल्ट। ओके, मतलब ऑपरेटर का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे देखना है। ओके, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज टू 22। ओके, समझो मेरी पहली कंडीशन जो है वो ट्रू है, दूसरी कंडीशन जो है वो भी ट्रू है, देन इन दैट केस मेरा जो रिजल्ट है वो ट्रू है। तो एंड के अंदर ये रूल होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, बाकी सारे सिनेरियो में आपकी कंडीशन, आपका रिजल्ट फॉल्स ही आने वाला है। अब इसमें दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा, ट्रू।
फॉल्स, आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स। तीसरा फॉल्स, ट्रू, अगेन यहाँ पे फॉल्स। ये फिक्स रूल है, ये कभी चेंज नहीं होंगे। और तीसरा यहाँ पे आएगा फॉल्स, फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स। ओके, सिंपली। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइथन के लिए नहीं, बाकी अदर चीजों में भी इसका यूज होता है। ओके, तो देखो, यहाँ पे एक चीज को मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि मेरा एंड जो है, ये बस एक ही सिनेरियो में ट्रू काम करेगा। एक ही सिनेरियो है, तब जाके ये ट्रू होता है। बाकी सारे सिनेरियो में मेरा एंड का जो है वो फॉल्स ही होता है। तो किस केस में हम एंड को यूज करेंगे? जब आपका जो फिल्टर है, जो भी हम डिसीजन लेने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे ऊपर हमने देखा, ये वाला डिसीजन, ये डिसीजन मेरा स्ट्रिक्ट डिसीजन है। इस केस में मुझे कंपलसरी कंपलसरी मेरा जो डिसीजन है वो डिपेंड करेगा कि मेरे दोनों मार्क्स जो है वो 50 के ऊपर चाहिए। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है, वो बस वही स्टूडेंट फिल्टर होंगे जिनके ट्रूली मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा है दोनों सब्जेक्ट में। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स एक सब्जेक्ट में आउट ऑफ 190 आए हैं, बट दूसरे में 40 है, वो फेल ही होगा, क्योंकि फिल्टर ही वैसा है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आपको ट्रू रिजल्ट वहां पे मिलेगा। तो एंड को तब यूज करना होता है जब आपके पास जो फिल्टरिंग कंडीशन है वो हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। बट अगर आप फ्लेक्सिबल है, तो उस केस में और ऑपरेटर आता है। तो यहां से और का जो है थोड़ा सा रूल अलग है। यहाँ पे एंड की जगह पे लिखते हैं और ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ से सेम टेबल हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि बस रिजल्ट चेंज होने वाले हैं, रिजल्ट टेबल वही होता है। तो देखो यहाँ पे, अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू है तो मेरा ट्रू ही रहेगा। पहली भी कंडीशन, पहली ट्रू, दूसरी ट्रू, देन मेरा रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू। बट और में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर दो कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू होती है, तो भी ये आपको रिजल्ट देगा, स्टिल इट्स ट्रू। यहाँ पे आप देखो, ये वाली ट्रू है। ओके, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आ गया। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी होगा वैसे, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक कंडीशन ट्रू है, तो इसकी वजह से ये भी आपका ट्रू होगा। और ऊपर तो आपका पहले से था, दोनों कंडीशन ट्रू थी। ओके, बट ये फॉल्स कब होता है? जब आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स है, बस उसी केस में और का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मतलब जो भी आपको डिसीजन लेना है, तो दोनों कंडीशन जब फॉल्स है, देन इन दैट केस योर रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो ये दो टेबल्स जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। और ये पाइथन के लिए लिमिटेड नहीं है। आप अगर एनालिटिक्स पढ़ते हो, जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कुछ विजुअलाइजेशन टूल्स भी होते हैं, तो अलग अलग चीजों में भी इसका यूज होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसक्यूएल में भी ये आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने जो देखा है बहुत सिंपल तरीके से देखा है, और ये एक बार अगर आप समझ गए, तो समझो आप बहुत बढ़िया लॉजिक आपका इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रोग्रामिंग के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को, लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो लॉजिकल में एंड और ये आपके दो मेन ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स है। मतलब ये दो लॉजिकल ऑपरेटर है जो जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो इसमें एंड का जो रूल है वो ये है कि अगर आपको फिल्टरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फिल्टरिंग चाहिए, तो आप एंड यूज करो। मतलब अगर मेरे दोनों ट्रू है तो ही ट्रू मिलते हैं एंड में, बाकी सारी कंडीशन में आपके फॉल्स ही मिलेंगे। ओके, जस्ट लाइक दैट। और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, इसमें आपको ट्रू मिलते हैं अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है, तो भी आपको ट्रू मिल जाता है। दोनों कंडीशन ट्रू में तो मिल ही जाता है, जो एंड में भी मिल रहा था। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, कि ये पहली कंडीशन जो है ये तो एंड में भी सेटिस्फाई हो रही थी,
बट अगर एक भी आपका ट्रू है, एक भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो भी ये काम कर जाता है। तो और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू एंड। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें ये हम दोनों को यूज करने वाले हैं। और तब जाके आपको पता चलेगा कि जो मैं पार्ट मल्टीपल टाइम मैंने यूज किया है वर्ड डिसीजंस, तो हाउ वी conclude the decision, how we took the decision by using these operators. We'll see this in the conditional statement. All those topics are very interconnected. Like we have seen, first we have seen comparison operators, we have seen assignment operators. Those topics are directly or indirectly connected with the next topics. Like the previous topic was comparison operators. So we use comparison operators in and also because uh, to get the results of true or false are completely depends upon the कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, ये ऑपरेटर्स का टॉपिक जो है ये अभी हमने डिटेल में ले लिया, और ये टॉपिक आगे जाने वाले टॉपिक्स जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स उसका बेस बनेगा। ओके, तो एक और ऑपरेटर है जो है नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट। बट नॉट का सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है, वो अपोजिट होता है एंड के अपोजिट, और के भी अपोजिट। ओके, तो ये रिवर्स होता है रिजल्ट का, मतलब अगर मेरा रिजल्ट ट्रू मिला है, किसी भी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू मिला है, तो बस इस ट्रू को ये फॉल्स कर देगा, और अगर मेरा रिजल्ट फॉल्स मिला है तो उसको ये ट्रू कर देगा। बस ये रिवर्स होता है, बाकी मेन आपके एंड और ऑपरेटर सीज में होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटर्स। नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।